हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज आपके सामने आगे की बातें करने वाले हैं, ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ चुके थे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से स्पर्म बनता है, किस प्रकार से ओवम बनता है। आज हम आपके लिए आगे लेकर चलने का काम करेंगे, ठीक है ना? तो लेक्चर आज का हो जाएगा हमारा थर्ड। ये आपका लेक्चर थर्ड है, तो देख लेंगे। अगर किसी ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके लेक्चर 1 और 2 पहले देख लेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस की बात कर ली थी कि किस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से स्पर्म बनता है, किस प्रकार से स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को बोलते हैं और स्पर्म के बाहर निकलने को स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी देख लिया था कि स्पर्म किस प्रकार से क्या-क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या-क्या पाए जाते हैं। oogenesis भी हमने आपको समझा दिया था और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा दिया था। लेकिन हम थोड़ा-सा आज आपको फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे, ताकि आपको अगर उस दिन समझ में नहीं आया हो तो आज समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ था ना कि अगर कोई भी फीमेल है, शुरू से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना? 5 मिनट 10 मिनट जो लगे, ठीक है? क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है प्यूबर्टी के दौरान 11 से 13 साल में, ठीक है? अच्छे से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा क्योंकि ज़रूरी है। 11 से 13 सालों में चालू होता है किसी भी फीमेल में, ठीक है? 11 से 13 साल की जब वो फीमेल हो जाती है तब, ठीक है? अब बोला जा रहा है होता क्या है इस दौरान। सबसे पहले शुरुआत से बात कर लेते हैं। किसी भी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, सीधी सी बात अपना नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उस समय हम लोग उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि उसका एंडोमेट्रियम टूट रहा होगा। ये जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम दिख रहा है ये, ठीक है? 11 से 13 साल में फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। और लास्ट टाइम कब होगा? अब भाई कभी ना कभी तो खत्म होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब खत्म होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज़। ये 11 से 13 साल में हुआ था और ये हो जाएगा 50 साल में। यानी 50वां साल किसी भी फीमेल का मेनोपॉज़ हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय खत्म हो जाएगा उसके शरीर में। अब बोला जा रहा है होता क्या है, ठीक है? अरे क्या बोला, सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम टूटेगा, ठीक है? 4 से 5 दिन तक टूटेगा लगातार। उसके बाद लगभग 14 दिन तक उसका एंडोमेट्रियम बनना तैयार हो जाएगा, यानी उसका एंडोमेट्रियम बनकर थोड़ा-थोड़ा मजबूत होना चालू हो जाएगा। क्यों? एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है? किसी भी बच्चे को होल्ड करने का काम एंडोमेट्रियम का ही है, तो एंडोमेट्रियम तो ज़रूरी है। तो अब 14वाँ दिन तक जैसे ही बन जाएगा, किसी भी फीमेल में अगर ओवम आ गया और ओवम के साथ यहाँ पर स्पर्म, देखिए ये ओवम निकल रहा है। अगर यहाँ पर स्पर्म भी आ जाएगा तो फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगा, ठीक है? अब फर्टिलाइज़ेशन के बाद ज़ाइगोट बन जाएगा। ज़ाइगोट को तो होल्ड करने के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए, तो यही एंडोमेट्रियम मजबूत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगर ज़ाइगोट है, यहाँ पर ज़ाइगोट बन गया, तो ये फीमेल के एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही ये इम्प्लांट होगा, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ज़ाइगोट है, तब बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम ही तो सिक्रेट करवा रहा है प्रोजेस्टेरोन का। अगर ज़ाइगोट बना तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, अगर ज़ाइगोट नहीं बना तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ज़ाइगोट रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रहेगा, एंडोमेट्रियम रहेगा। अगर ज़ाइगोट नहीं बना, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, इसको क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं था, तो एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगा। फिर से साइकिल रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है? अब हमेशा थोड़ी किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसीलिए बोला जा रहा है हमेशा बार-बार रिपीटेशन होता है। और अगर फिर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर एंडोमेट्रियम टूटेगा ही नहीं, तो 9 महीने के लिए उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। यही था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? एवरेज 28 दिन, सब फीमेल में लगभग अपना-अपना ड्यूरेशन चेंज हो रहता है। 28 दिन का है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि 1 से 15 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल फेज चला है, ठीक है? 1 से 15 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज है। एंडोमेट्रियम शेड, यानी कि एंडोमेट्रियम शेड का मतलब एंडोमेट्रियम बढ़ रहा था। फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन, यानी कि इस दिन फॉलिकल्स बने थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद ओवम बाहर निकल गया था, ठीक है? अब उसके बाद बोला जा रहा है ओव्यूलेशन होगा, ठीक है? ओव्यूलेशन में क्या होगा? ओवम रिलीज होगा। ओवम कहाँ से निकलता है? सेकेंडरी फॉलिकल से सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है ये जो ओवम निकल रहा है। ओवम जब निकलेगा तो 2 भागों में, ये ओवम हो गया बाहर और ये जो बच गया कॉर्पस ल्यूटेम। टिकेट बाई एलएच, हाँ, ये याद रखना आपको, एलएच से। एलएच ही रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए। सवाल में पूछा जाएगा कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में, तो एलएच, ठीक है?
ल्यूटियल फेज 15 से 18 दिन तक ये जो है आपका, इस दिन क्या होगा, किसी फीमेल में सिर्फ एंडोमेट्रियम बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करवा रहा है प्रोजेस्टेरोन को, याद रखेंगे। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर ठीक है जाइगोट नहीं बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो प्रोजेस्टेरोन खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म तो एंडोमेट्रियम भी खत्म। यही बोला जा रहा है, देख लीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, यानी कि अगर जाइगोट नहीं बना तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बस यही था मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5 मिनट में हमने इसको फिर से खत्म कर लिया। चलिए आगे टॉपिक बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है गौर से समझेंगे, ठीक है ना। मेल के शरीर में हमने बोल दिया कि स्पर्म बन गया, इस स्पर्म को हमें इंसेमिनेट करवाना था, तो इंसेमिनेट करवा के हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भेज दिया, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फीमरे और ये ओवरी हो जाएगा, यहाँ पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और ओवरी हो जाएगा, और ये बच्चा आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, और नीचे वजाइना हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये स्पर्म यहाँ पर आ गया, यूट्रस में आ गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, इस बहुत सारे आए होंगे स्पर्म, एक दो थोड़ी आए होंगे, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म आए हैं, और यहाँ से ओवम से आ गया है आपका, सॉरी ओवरी से आ गया है ओवम, यहाँ पर ओवम मान लिया जाए, ओवम आ गया। अब ये स्पर्म के साथ जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ओवम जो है, ओवम के पास 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड करता होगा, ठीक है, प्लाज्मा ये जो सेल मेम्ब्रेन हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सर्कल बना लेते हैं, नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं। ये ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर में एक और लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर में और लेयर रहता है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। 3 लेयर्स, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, फर्टिलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। ये ओवम है, अभी हमने क्या बोला, ये ओवम है, ठीक है। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये ओवम है, इसके अंदर 23 क्रोमोजोम है, और स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोजोम है, स्पर्म बना लेते हैं, और ये कोरोना रेडिएटा आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए इसको दिखाते हैं, रेड से दिखेगा सबसे बढ़िया। जोना लाइसिन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जोना पेलुसिड, सॉरी हाई एल्यूरोनिक एसिड से जुड़ा हुआ होता है, जोना लाइसिन तो बीच में है। चलिए ये इस प्रकार से है, ठीक है। अब स्पर्म के पास देखिएगा 3 आपके पास यहाँ पर एंजाइम्स होने चाहिए। सबसे पहला तो होना चाहिए हाई एल्यूरोनिडेज, हाई एल्यूरोनिडेज, ठीक है, पहला ये है एंजाइम, ये एंजाइम है जो किसको तोड़ेगा, हाई एल्यूरोनिक एसिड को तोड़ेगा, हाई एल्यूरोनिक एसिड यानी कि जो रेड रेड वाला है, इस लेयर को तोड़ देगा। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा दूसरा आएगा कोरोना पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, ये किसको तोड़ेगा, कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। दूसरा कोरोना रेडिएटा भाई जो है ये गोल गोल है, ठीक है, गोल गोल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, ठीक है। तीसरा जोना लाइसिन आएगा, जो किसको तोड़ेगा, जोना पेलुसिडा को, डन। 3 लेयर आए, 3 लेयर को तोड़ने के लिए 3 एंजाइम है, तो अब तीनों टूट गया, तो उसके बाद ये स्पर्म एंट्री करेगा, ठीक है। ये स्पर्म जैसे ही एंट्री करेगा इसमें, तोड़ने के बाद, ये सब तोड़ने के बाद इस प्रकार से अगर हम बात करें, इधर ये सब टूट जाएगा, ठीक है। अब ये सब टूट जाएगा, इस प्रकार से टूट जाएगा, हाँ।
तो अब ये स्पर्म यहाँ पर एंट्री कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही एंट्री करेगा तो ये अपना 23 क्रोमोजोम और ये 23 क्रोमोजोम आपस में मिलकर 46 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा जाइगोट, और कोई थोड़ी है फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहले हाई एल्यूरोनिक एसिड टूटेगा, हाइल्यूरोनिडेज से कोरोना रेडिएटा टूटेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से, जोना पेलोसिडा टूटेगा जोना लाइसिन से, ये बोला जा रहा है। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है, आपके सवाल में सॉरी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि एक से ज़्यादा स्पर्म है, तो एक से ज़्यादा स्पर्म एंट्री कर सकते हैं, पॉलीस्पर्म ही हो सकता है, लेकिन उसको होल्ड करने के लिए क्या बनाएगा, देखिएगा ये जो जोना पेलोसिडा है, ये बाहर का लेयर, तो ये जैसे ही एक स्पर्म एंट्री कर जाता है, ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसके चलते अब कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जोना पेलुसिडा ही है वो लेयर जो कि इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि फिर से कोई स्पर्म को एंट्री नहीं करवाने देगा। यही है। कहाँ होता है, एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, ठीक है, ये एम्प्यूला है, ये स्थमक यानी स्थमस है इसके बीच में, तो यही बोला जा रहा है एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। या अगर डायरेक्ट पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्प्यूला में होता है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। स्टेप्स क्या होता है, स्पर्म रीच ओवम, स्पर्म पहुंच गया ओवम में। एग्रोजोमल रिएक्शन हमने बता दिया, एग्रोजोमल रिएक्शन यानी एग्रोजोम में एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम हाइल्यूरोनिक एसिड सॉरी हाइल्यूरोनिडेज होता है, दूसरा एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, और तीसरा जोना लाइसिन होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज कर गए, अब आपके पास जाइगोट बनकर तैयार हो गया। अगर मेल की बात करेंगे तो स्पर्म, और फीमेल की बात करेंगे तो ओवम, दोनों आपस में मिलते हैं, जाइगोट बन जाते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ किसी भी फीमेल में, इस कॉपी करके इसको यहाँ लाते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं किसी भी फीमेल में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, पेस्ट पेस्ट, देखिए इसमें से जरूरी नहीं है, उसको हटाते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट धीरे 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 आएगा और यहाँ पर इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होकर बड़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास जाइगोट बना था। जाइगोट माइटोसिस करेगा, 2 सेल में बना लेगा, जिसको हम लोग ब्लास्टोमर अभी मतलब नहीं बोलेंगे ब्लास्टोमर। 4 सेल का होगा, 8 सेल का होगा, 8 से फिर 16 सेल का होगा, 16 से 32 सेल वाले को हम लोग बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। याद रखिएगा, 16 से 32 वाले को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट से पहले मोरूला होगा, मोरूला से पहले गैस्ट्रूला होगा, और ये ब्लास्टोमर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ब्लास्टोमर, गैस्ट्रूला, मोरूला, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है देख लेंगे कि एक बाहर में लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे 2 सेल का, 4 सेल का, फिर 8 सेल का, फिर 16 सेल का आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। उसको याद रखना है कि बाहर में होता है ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर जो सेल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल, ठीक है। अच्छा, मोरूला यहाँ पे दिखाया हुआ है, मोरूला यहाँ पे है, ठीक है ना, ये देखिए मोरूला। और जो अंदर का कैविटी होता है उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। ब्लास्टोसील जो कि अंदर से बच्चे को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करता है और सब चीज़ प्रोवाइड करता है। और ये अंदर के जो सेल हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनर मास सेल, ठीक है। 2 सेल का, 4 सेल का, 8 सेल का मोरूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है ना। देख लीजिए, बताया हुआ था, वही बताए थे हम भी कि सबसे पहले 2 सेल का रहेगा, 4 सेल का बनेगा, फिर 8 सेल का, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लास्टोमर जो हमें जरूरी है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अभी तुरंत हमने बताया था कि जो बाहर का लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। देख लीजिए ट्रोफोब्लास्ट दिख रहा होगा, याद रखना है। अंदर का जो सेल है इसको हम स्टेम सेल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आगे बच्चे को निर्माण करवाएगा, जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, ठीक है। और जो कैविटी है उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। जोना पेलुसिडा अगर भूल भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है उतना, ठीक है। कंटेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट में आप देखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट में इनर सेल मास है और ब्लास्टोसील है। ब्लास्टोसील जो कि कैविटी होती है, जो खाली जगह होता है, जो कि बच्चे के निर्माण में मदद करवाता है, ये बोला जा रहा है। इनर सेल मास बच्चे का डेवलपमेंट करवाएगा, ये है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन, आगे इम्प्लांटेशन, बच्चा अब खुद सोचिए कि बच्चे का अब आगे बढ़ रहा है, 16 से 32 सेल का हो गया, तो अब वो बच्चा जाकर कहीं ना कहीं तो अटैच होगा। तो हमने जैसा कि पहले ही बता दिया
कि ये जो इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में होगा। तो ये एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में यहाँ पर बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, इस इम्प्लांटेशन में बोला जा रहा है कि एंडोमेट्रियम ही हेल्प कर सकता है, और अगर एंडोमेट्रियम नहीं रहेगा तो ये बच्चा बाहर आ जाएगा। तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने समझा था कि एंडोमेट्रियम का मजबूत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोजेस्टेरॉन। इसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ से निकल रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो फिर जाइगोट भी नहीं इम्प्लांट हो पाएगा। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड्स इनटू एंडोमेट्रियम बिगिंस अबाउट 6 से 7 दिन। देख लीजिए, यही बोला जा रहा है। इसी का पता करते हैं कोई भी डॉक्टर कि कितने दिन में इम्प्लांटेशन हुआ है और क्या क्या हुआ है। तो 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन में उसको डिवाइड होने में टाइम लग रहा है। आगे प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर किसी भी फीमेल में यूट्रस में बच्चा आ गया है तो वो डेवलप होगा। उसको डेवलपमेंट में मदद कौन करेगा? ठीक है, प्लेसेंटा मदद करेगा, उसको खाना पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, सब चीज पहुंचाएगा। तो अब जो डेवलपमेंट होगा उसी की बात करने वाले हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलेंगे, यानी जाइगोट से एम्ब्रायो यानी जाइगोट से बच्चा बन रहा है। क्या क्या होगा इंपॉर्टेंट इवेंट्स? प्लासेंटा फॉर्मेशन, प्लासेंटा बनेगा जो खाना देगा। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन सारे बनने चालू हो जाएंगे। एम्ब्रायो से फीटस आफ्टर 8 वीक्स। अब बोला जा रहा है 8 सप्ताह तक क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। बाई द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, सबसे पहला जो मंथ है, ठीक है, पहला महीना में उसका हार्ट बन जाएगा, जो डॉक्टर देख के सुनता है स्टेथोस्कोप से या हार्ट बीट से पता करता है कि बच्चा का निर्माण हो चुका है। यानी 1 महीने में आपको पता चलने लगेगा कि बच्चा बना है या नहीं बना है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ यानी दूसरे महीने के अंतिम में, यानी दूसरे महीने में आपको क्या पता चलेगा कि उसके बच्चे के लिम्स और डिजिट यानी हाथ और पैर की उंगलियां और हाथ पैर दोनों बन चुके हैं। बाय द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी तीसरे महीने में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब तीसरे महीने में। मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, यानी बहुत सारे ऑर्गन उसके बन चुके होंगे। फिर से सुनिए, पहले मंथ में उसका हार्ट बनेगा, दिल बनता है सबसे पहले, सबको पता है बच्चे का। फिर उसके बाद हाथ और पैर बनते हैं, और उसके बाद उसके लीवर, किडनी सब फॉर्म होने चालू हो जाएंगे ऑल ओवर। ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5वें महीने में, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस अपीयर्स ऑन हेयर एंड अपीयर्स ऑफ हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व्ड। तो 5वां महीना में क्या होगा? बेबी पहला बार हिलेगा या इधर उधर अपना लोकेशन चेंज करेगा, और प्लस में उसके हेयर यानी कि बाल आ जाएंगे, और बोला जा रहा है कि ये सब देखने के लिए मिलेगा। 24 बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब कितने महीने हो गए? सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ फाइन हेयर, अच्छे से बाल आ चुके हैं। आईलिड्स यानी कि आँख के जो ये ऊपर वाले बाल हैं ये आ गए हैं। सेपरेट एंड आई लैशेज आर फाउंड, यानी कि हमारे जैसे ये वाला आई लैशेज है ये बन चुका है बेबी में। द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ इज एंड रेडी टू बर्थ। यानी कि अब फिर से सुनिए, पहला महीना में हार्ट बना, पहला महीना में तो हार्ट बना इसका, ठीक है। दूसरा महीना में पैर और हाथ और उनकी उंगलियां बनी है। तीसरे महीने में उसके मेजर ऑर्गन बने हैं, याद रखना ये सीरीज वाइज। उसके बाद चौथा और 5वां महीना में वो चलना बोल रहे हैं, अपना लोकेशन चेंज करना, मतलब अपने यूट्रस में ही चेंज करना चालू कर दिया, और हेयर आ चुके हैं उसके। और छठा महीना में भी याद रखिएगा 6 मंथ में उसके, अगर वो मेल होगा तो टेस्टिज, या फीमेल होगी तो ओवरी बनना चालू हो जाएगा, यानी कि फीमेल है कि मेल है पता चल जाएगा छठा महीना में। छठा महीना के बाद में उसके ऊपर में फाइन हेयर यानी कि अच्छे बाल आ जाएंगे, आईलेट्स आ जाएंगे, और वो सेपरेट भी हो जाएंगे, आईलेट्स दोनों सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस बन जाएंगे, और वो बेबी फुल्ली डेवलप 9 महीने के बाद हो जाएगा, और अब वो डिलीवर होने के लिए रेडी है, यानी कि अब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि उसका पार्चुरेशन हो जाएगा। देखिए प्लासेंटा कैसे मदद कर रहा है डिलीवरी के दौरान, ठीक है। तो प्लासेंटा क्या होता है? ये मदर का पार्ट और बेबी का पार्ट दोनों का मिक्स होके बनता है प्लासेंटा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया होगा, ये मदर के सेल है, ये बेबी का सेल है। ये मदर का सेल और बेबी का सेल दोनों जुड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा क्या करता है? मदर से आने वाला जो भी खाना होता है बेबी तक पहुंचाता है, और बेबी से जो भी खाना गंदा होता है, वेस्ट होता है, वो निकालता है, ठीक है। 2 काम है प्लासेंटा के, पहुंचाना, निकालना। अगर प्लासेंटा नहीं होगा तो बच्चा ग्रो करेगा क्या? आप कमेंट में बताइएगा हमें कि प्लासेंटा नहीं रहने पर क्या बेबी ग्रो कर सकता है, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चले कि कितने लोग सच में सीखे हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला बात तो वो खाना पहुंचाता है यानी न्यूट्रिशन करता है। रेस्पायरेशन, गैस भी तो पहुंचा रहा है तो रेस्पायरेशन। एक्सक्रीशन यानी कि कोई वेस्ट भी निकलवाता है तो एक्सक्रीशन भी करवाता है, ठीक है।
हार्मोन सिक्रेशन, अब ये कौन कौन से हार्मोन बनाता है प्लासेंटा, ये जरूरी हो जाता है। हार्मोन्स कौन कौन से? HCG, पूरा नाम HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और HPL का पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का पता है, प्रोजेस्टेरोन का पता है, रिलैक्सिन का तो फुल फॉर्म लिया हुआ है। सर आप अगर बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, यूरिन टेस्ट से कैसे पता चलता है, तो वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन ही है प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो उपयोग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। याद रखिएगा, किसी भी फीमेल में अगर हमें प्रेगनेंसी को टेस्ट करना है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? जो यूरिन का किट आता है इस प्रकार से, यूरिन टेस्ट किट, तो उसमें 2 लाइन्स होते हैं। उन दोनों लाइन्स में एक तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही पिंक रहता है, ठीक है, तो हम लाल से दिखा देते हैं, एक पिंक रहता है और एक नहीं रहता है। तो अगर किसी फीमेल में HCG हार्मोन बन रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो वो दूसरा वाला भी लाल हो जाएगा। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा से बन सकता है। अगर प्लासेंटा बन रहा है तो जाइगोट बन रहा होगा, इसका मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। एस्ट्रोजन आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा और रिलैक्सिन आएगा। ये सब के सब आपके बच्चे को, मतलब जो ये बेबी बना है, इसको डेवलपमेंट में मदद करने वाले हैं। ठीक है ना, और इसके बाद ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा 9 महीने के बाद, और इस यूट्रस के माध्यम से, इस रास्ते के माध्यम से बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर प्रेगनेंसी हार्मोन, जैसा कि हमने बताया, HCG है जो मेन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ये सब काम लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है, यही तो इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन सपोर्ट यूटेराइन ग्रोथ यानी कि यूट्रस को ग्रोथ को करवाता है। रिलैक्सिन सॉफ्टेंस पेल्विक लिगामेंट। पेल्विक लिगामेंट क्या होता है देखिएगा, अगर हम बात करें हिप बोन का, ठीक है, ये मान लेते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस है, तो इसको डायलेट करवाने का, फैलाने का काम करता है किसी भी फीमेल में, ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके। HPL प्रिपेयर्स मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मेमोरी ग्लैंड को बनाने का काम HPL, नाम से ही पता चला लैक्टोजन है तो मिल्क स्रावित करता होगा। ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन मेमोरी ग्लैंड को बनाता है, HCG कॉर्पस ल्यूटियम को, और आपका प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, और एस्ट्रोजन ग्रोथ करवाएगा, यूटेराइन ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लेसेंटा के फंक्शंस काम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्थुरेशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर, जो कि 4th लेक्चर होने वाला है, उसमें अपलोड करने वाले हैं। तो अगर किसी ने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो पूरे तीनों लेक्चर अभी खत्म हो रहे हैं, तीनों लेक्चर देखिए और हमें आश्वासन दीजिए कि आप सीख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो हमें कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम अपने आप से और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकें। थैंक यू। और अगर किसी ने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए।